बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया सामने। मदरसों में स्कूली शिक्षा को लेकर बढ़ रहा भ्रम, बाल आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश। अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा प्रशासन, यात्रा गतिमान, घोड़े खच्चरों की आवाजाही हुई शुरू। देश दुनिया में महकेगी प्रदेश के इत्र की खुशबू, 3 करोड़ की लागत से बनाई जा रही आधुनिक प्रयोगशाला। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार की नई पहल, प्रदेश के 186 गांव जड़ी बूटी के नाम से चिन्हित, आयुर्वेद विभाग ने आयुष मंत्रालय को भेजा रिपोर्ट। देहरादून में 12 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश, देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट और संभावना, कई स्थानों पर जलभराव की बड़ी स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ में। अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। केदारनाथ यात्रा मार्गों को शुरू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता दें, यात्रा मार्गों को शुरू करने में जुटा प्रशासन, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, यात्रा गतिमान, घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई थी अतिवृष्टि। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि यात्रा मार्गों को एक बार फिर से शुरू करने में प्रशासन जुटा हुआ है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जुलाई को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में भारी वर्षा हुई थी। अतिवृष्टि के बाद जो केदारनाथ धाम से जुड़े हुए जो मार्ग हैं वो काफी बाधित हुए हैं। सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो चारधाम यात्रा जो बाधित चल रही है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की लाइफलाइन है, उत्तराखंड की आर्थिकी से भी जुड़ी हुई ये यात्रा है। तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस यात्रा को सुचारू किया जाए। तो फिलहाल अगर हम केदारनाथ यात्रा मार्गों की बात करें तो पैदल मार्ग इस समय गतिमान है।
लेकिन अति वर्षा की वजह से ये जो मार्ग हैं ये अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इसके अलावा जो सोनप्रयाग से लेकर के जो इससे ऊपर का जो रास्ता है, इसको दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अथक प्रयासों की ही बदौलत अगर हम देखें तो गरिमा बहुत जल्द ही पैदल मार्ग मार्ग जो है वो शुरू हो पाया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। रोजाना की अगर हम बात करते हैं तो अब ये संख्या बढ़ते-बढ़ते 700 से 800 के करीबन जो श्रद्धालु हैं वो रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित ही सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से जो अतिवृष्टि के बाद जो केदारनाथ धाम मार्ग में जो नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। लेकिन अभी नुकसान काफी हुआ है, इसकी वजह से दिक्कतें ज्यादा हो रही है और लगातार जो बारिश का सिलसिला देखने को मिला है, इसकी वजह से जो मार्ग बनाए भी जा रहे हैं वो दोबारा अवरुद्ध हो जा रहे हैं गरिमा। तो सरकार का ये प्रयास है कि इस महीने की अगर हम बात करें तो अंत तक संभवतः सरकार इस मार्ग को बना लेगी और सरकार का भी पूरा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द केदारनाथ मार्ग की जो दुविधा इस समय श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है, उस दुविधा को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि हुई थी और जिसके बाद से लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो भी एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इकतीस जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई थी अतिवृष्टि। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यात्रा गतिमान, बड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू होने की बात सामने आई। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले उसका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी में बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत होने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने 3 महिलाओं के शव निकाले हैं। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। मैनपुरी से बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने 3 महिलाओं के शव निकाले हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। बिशवा थाना के अंजनी विरामपुर का हादसा। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 महिलाओं के निकाले शव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर, बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। मैनपुरी से खबर, बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता चंद्रजीत जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। चंद्रजीत, 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है मलबे में दबकर महिलाओं की मौत हो गई। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, आपको बता रही है बिचवा के अंजनी गांव के बिरामपुर जो गांव है, इसमें सुबह 8:30 बजे के करीब एक 2 मंजिला पक्का मकान है जिसका जो लेंटर था वो भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबने से 3 महिलाओं की मौत हुई है। बाकी जो 4 जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, इस कारण वो बच गए, वो सेफ रहे हैं।
और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों जो महिलाएं दबी थी उनको जेसीबी के जरिए से बाहर निकाला है और उनको पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मैनपुरी से खबर, मलबे में दबकर 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने तीनों महिलाओं के निकाले शव। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम इस बीच दिल्ली से बताते हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। तो दिल्ली से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करेंगे। हरियाणा सीएम नवाब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हरियाणा सीएम नवाब सिंह सैनी पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वापस से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है। नदियों के किनारे आने से बचें और नदियों के किनारे न आने के लिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जलभराव की स्थिति बनी हुई है। देहरादून में अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई स्थानों पर जलभराव की भी स्थिति बनी हुई है। और देहरादून से अगली खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। सदस्यता अभियान को लेकर बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। महेंद्र भट्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें,
देहरादून से खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी सक्रियता की भाजपा नेता भी तारीफ करते हैं। भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने हरीश रावत पर सकारात्मक राजनीति न करने का आरोप भले ही लगाया हो, लेकिन कांग्रेसियों को उन्होंने हरीश रावत से सीख लेने की सलाह जरूर दे डाली है। सीनियर लीडर है और उम्र में भी और अनुभव में भी, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आज तक के कार्यकाल में, चाहे उनकी सरकार रही हो या विपक्ष में रहे हो, कभी भी सकारात्मक भूमिका कभी नहीं रही और उनका अपना रोल है। पर इतना जरूर है कि इस उम्र में वो एक्टिव हैं और कांग्रेसियों को इससे सबक लेना चाहिए। खबर है देहरादून से, जहां पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से समृद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दे दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके विकास में कोई कोर कसर न रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए और छात्रा का सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों में टेक्नोलॉजी का आधिकारिक उपयोग करते हुए ई कल्चर लाने का प्रयास करें। इसके अलावा राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, एक दूसरे से समन्वय के लिए एमओयू करने और उनका प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि स्थिति अनुकूल होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भले ही केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्यों को रोक दिया गया हो, लेकिन मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लिया गया। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोने की चोरी मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है, उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है, ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है।
हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले पर अब अधिक संवेदनशील नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर आयोग हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर एक्शन की मांग कर रहा है। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ लगातार आपराधिक मामले सामने आने पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश में सभी मदरसों, शिक्षण संस्थानों, बाल गृह और दिव्यांग केंद्रों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। ऊपर से सीना जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना मंदिर। खबर मंगलौर से, जहां कस्बे में मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से सुंदर झांकियों के साथ ही शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलौर विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के दोनों बेटे अबेदुर रहमान उर्फ मोंटी और जुनाद उर्फ जोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोभा यात्रा में शामिल हुए और इसके साथ ही भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत कर प्रसाद वितरण भी किया है। मौका है और ये जन्माष्टमी जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और यहाँ मंगलौर के अंदर सब इसको मिलजुल कर मनाते हैं और मंगलौर हमारा अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, मिलकर त्यौहार मनाते हैं और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं। गंगा जमुना तहजीब का एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है। इस कस्बे की मिसाल है कि हमेशा हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज भी उसी की मिसाल पेश करते हुए हम सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इस त्यौहार के जश्न को पूरे खुशियों के साथ मना रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में गैरसैंण और सरकार गिराने के दावे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वो 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार को गिराने की साजिश का खेल शुरू हो गया है। ये दावा विधानसभा के भीतर खुद एक विधायक ने किया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वे 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पता चल जा रही है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं क्या? बिकाऊ हैं भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें।
तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए। और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। वही एक और जहां राज्य में गुप्ता बंधु की ओर से सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में फैसला ले सकते थे। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको तो गत में लाने का काम किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।